Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dmeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो हमारे सारे हो ही चुके हैं. छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे पेंडिंग है, तो जल्दी ही हम इसको ख़त्म करेंगे सो दैट आपको एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत हेल्प हो सके. एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगी, डोंट वरी स्टूडेंट्स. तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक इफ़ेक्टिव डिमांड का. इफ़ेक्टिव डिमांड क्या है? ठीक है, तो जो केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बात करते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड के बारे में. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड है वो एक तरह का बेस है. किसका? केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का. केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ़ेक्टिव डिमांड के ऊपर बेस्ड है. प्रोफेसर डिलार्ड ने कंसिडर किया है इफ़ेक्टिव डिमांड टू बी लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है. इकोनॉमिक्स में देखो, हम जो टर्म है डिमांड किस सेंस में यूज़ करते हैं. आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, +1 में पढ़ा होगा कि डिमांड क्या होती है. डिफरेंट सेंस में हमने इसको पढ़ा कि ये पहले एक डिज़ायर होती है. इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की कोई भी लिमिट नहीं होती है, लेकिन हर एक डिज़ायर, हर एक इच्छा डिमांड नहीं होती. हर एक इच्छा डिमांड नहीं होती. तो वो जो डिज़ायर है वो डिमांड कैसे बनती है? जब कोई एक पर्सन किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर पे करने के लिए रेडी है, वो उस टाइम पे डिज़ायर जो है डिमांड बनती है. ठीक है, देखते हैं नोट्स में क्या है हमारे पास. तो जो डिमांड है इज़ यूज्ड इन अ सेंस डिफरेंट फ्रॉम डिज़ायर. डिज़ायर से डिफरेंटली हम डिमांड को यूज़ करते हैं. डिज़ायर अलग चीज़ होती है, डिमांड अलग चीज़ होती है. एक इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बट ओनली दोज डिज़ायर्स आर कॉल्ड डिमांड. सिर्फ हम उसको ही उस डिज़ायर को ही डिमांड बोलते हैं जिसकी कैपेसिटी होती है, उस इंसान की कैपेसिटी होती है. ही हैज़ द कैपेसिटी टू फुलफिल एंड ही इज़ प्रिपेयर टू फुलफिल एट द गिवन प्राइस. गिवन प्राइस के ऊपर वो उसको फुलफ़िल करने के लिए, उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए रेडी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कह रही हूँ कि मुझे कार लेनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आने जाने में दिक्कत होती है एंड ऑल, लेकिन मेरी बजट, मेरी पॉकेट मेरे को अलाउ नहीं करती, मेरा बैंक बैलेंस मुझे अलाउ नहीं करता. तो ये अभी तक मेरी डिज़ायर ही रहेगी जब तक मैं जो भी मार्केट में जो मैं लेना चाहती हूँ उस प्राइस को पे करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ. मेरी कैपेसिटी नहीं है उसको लेने की, तो वो मेरी तब तक क्या रहेगी? डिज़ायर ही रहेगी, वो मेरी डिमांड नहीं बनेगी. ओके, तो ओनली इफ़ेक्टिव डिज़ायर इज़ कॉल्ड द डिमांड. सिर्फ इफ़ेक्टिव डिज़ायर को ही हम डिमांड बोलते हैं. केन्स ने यूज़ किया है टर्म डिमांड को इन द सेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड फाउंड इन एन इकोनॉमी एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्रीगेट डिमांड फाउंड इन द इकोनॉमी एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी डिफरेंट हो सकती है, बट देयर इज़ अ लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. यहाँ पर एक लेवल होता है एग्रीगेट डिमांड का एट विच इट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जो कि एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है. एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है उसके बारे में केन्स ने क्या कहा है, उसके साथ एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, एडजेक्टिव यूज़ किया इफ़ेक्टिव. तो केन्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेवल ऑफ डिमांड है, वो डिपेंड करती है ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. उस एग्रीगेट डिमांड लेवल के ऊपर डिपेंड करती है एट विच इट इज़ इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई. जहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है वो होती है हमारी इफ़ेक्टिव डिमांड. ये हमने केन्स की थ्योरी में भी लास्ट वाली क्लासेस में भी किया था. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दिस पोजीशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट विच इट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई
इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो केन्स के 3rd चैप्टर जो उसकी बुक है जनरल थ्योरी, उसमें बताया गया है इफेक्टिव डिमांड के बारे में। टर्म इफेक्टिव डिमांड उसने यूज़ की है टू सिग्निफाई द एग्रीगेट डिमांड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एग्रीगेट डिमांड को इक्विलिब्रियम पोजीशन में सिग्निफाई करने के लिए उसने इफेक्टिव डिमांड टर्म यूज़ करी है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या है? इफेक्टिव डिमांड देयरफॉर इज दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट विच, वो लेवल है एग्रीगेट डिमांड का एट विच इट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जो कि एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? इफेक्टिव डिमांड इज एक्सप्रेस्ड बाय द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में सारे लोग इकट्ठे मिलके कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। क्योंकि जो लोग डिमांड करेंगे उनका जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह होगा वो प्रोड्यूसर की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। ठीक है। विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होने के कारण इनकम में भी इंक्रीज होगा। देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में भी इंक्रीज होगा। एंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट डिफरेंट लेवल होगा एम्प्लॉयमेंट का। एंड इनकम, देयर आर ऑल्सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिमांड। एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिफरेंट है, इनकम लेवल डिफरेंट है, तो वहाँ पर डिमांड भी अलग अलग होगी। तो ऑल दीज लेवल्स ऑफ डिमांड डू नॉट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव डिमांड। ये सारे के सारे लेवल जो है वो इफेक्टिव डिमांड को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम इफेक्टिव डिमांड सिर्फ उसको बोलते हैं, ओनली दैट एग्रीगेट डिमांड, सिर्फ वो एग्रीगेट डिमांड जो कि इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, हम सिर्फ उसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, हर एक को नहीं बोलेंगे। ओके। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव डिमांड का मतलब है वो अमाउंट ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, नेशनल इनकम के, उसको हम इफेक्टिव बोलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये आपने नोट्स पिछले वाले जो केन्जियन थ्योरी हमने करी है उसमें भी आपने ये टर्म सुना था। इट रिप्रेजेंट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन को। तो केन्स से पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, माल्थस, और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स से विक्सेल, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इफेक्टिव डिमांड का। पर माल्थस ने क्या कहा था कि ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कुड अराइज, ये जो सिचुएशंस है अराइज कर सकती है डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। कहने का मतलब सिर्फ उन्होंने इतनी सी बात ही बोली थी कि अगर इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन हो जाती है या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाती है तो उसके कारण, ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण डेफिशिएंसी हो सकती है। किस में हो सकती है डेफिशिएंसी जी? इफेक्टिव डिमांड में हो सकती है। पर इन्होंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा, वाई इट सो हैपन, क्यों होती है, कुछ भी नहीं बताया। तो लॉजिकल एनालिसिस जो इफेक्टिव डिमांड का दिया है वो किसने दिया है? केन्स ने दिया है, सिर्फ उसी को जाता है क्रेडिट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा मीनिंग इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। तो केन्स के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट अ पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन which is where it is intersected by aggregate supply function, aggregate demand function जो कि इंटरसेक्ट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है, वहाँ पर हम जो उसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। उस डिमांड को क्या कहेंगे? इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। ठीक है। Adjective effective demand is used to designate the point on the aggregate demand curve where it is intersected by the aggregate supply curve. जो aggregate demand curve है जहाँ पर aggregate supply curve को कट करती है, उसके लिए हमने word effective यूज किया है। ओके। तो aggregate demand function where it is intersected by aggregate supply function, उसको हम क्या कहते हैं? aggregate demand कहते हैं। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बीच और क्या बताया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव डिमांड का, लाइक अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय
डिमांड एंड सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड टेल्स दैट, ये हमें बताता है इकोनॉमिक के बाकी फैक्टर्स की तरह जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी किससे डिटरमिन किया जाता है, बाय द डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन किया जाता है। जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो हमें बताती है हाउ मच मनी इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। एग्रीगेट डिमांड हमें बताती है कि कितनी मनी जो है एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बाय ऑल द एंटरप्रेन्योर, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर के द्वारा कितनी रिसीव होनी चाहिए, बाय सेलिंग द आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। अलग अलग लेवल के ऊपर उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया है सेल करने के लिए, उसके बदले में उनको हाउ मच मनी रिसीव होने वाली है, कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड है वो रिप्रेजेंट करती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। ऑन अदर हैंड जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमें बताती है हाउ मच मनी मस्ट बी रिसीव्ड। वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई के केस में मस्ट बी रिसीव्ड, उन्हें कितना रिसीव करना चाहिए। देखो कोई भी इंसान अगर कुछ किसी को प्रोवाइड कर रहा है तो बदले में उसको मिनिमम जितनी उसकी कॉस्ट है उतना तो उसको मिलना ही चाहिए। जितने उसने एफर्ट्स लगाए हैं उस एफर्ट्स के बदले में मिनिमम उस एफर्ट्स की कॉस्ट तो पूरी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताती है एज हाउ मच मनी मस्ट बी रिसीव्ड बाय ऑल द एंटरप्रेन्योर ऑफ एन इकोनॉमी बाय सेलिंग देयर आउटपुट प्रोड्यूस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। अलग अलग प्रोडक्शन को, अलग अलग आउटपुट को डिफरेंट लेवल के ऊपर जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको बेच करके उनको कितनी मनी रिसीव होनी चाहिए, वो होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्लियर होगा। तो अदर वर्ड्स एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट इनकम, अगर एग्रीगेट जो डिमांड है हमारी उसको एडी उसको हमने क्या लिया है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिया है, तो उसके ऑपोजिट हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई होगा वो क्या होगी, हमारी एग्रीगेट इनकम होगी। एग्रीगेट इनकम रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन कॉस्ट, एक तरह की क्या होगी ये प्रोडक्शन कॉस्ट ही हो, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जितनी उसने कॉस्ट लगाई कम से कम उसको उतना तो रिसीव होना ही चाहिए, मस्ट रिसीव्ड। When entrepreneur make more investment, there is increase in aggregate supply. जब एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई में इंक्रीज होगा, एग्रीगेट सप्लाई में इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उसके साथ साथ उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो साथ में क्या बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई सिग्निफाइज द इफेक्टिव डिमांड। अगर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, हमारी इफेक्टिव डिमांड बन जाती है। विद इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड में इंक्रीज होने के साथ बोथ दोनों में इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड में भी और एग्रीगेट सप्लाई में भी। और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, उसके साथ साथ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। इसके ऑपोजिट अगर फॉल करती है इफेक्टिव डिमांड, देयर इज अ फॉल इन बोथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों फॉल कर जाएंगी, ठीक है। देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। देखो आपको OX एक्सिस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट दी गई है और OY एक्सिस के ऊपर एक्सपेक्टेड रिसीप्ट दी गई है। एक्सेप्टेड रिसीप्ट मतलब AD, हमारी डिमांड होगी ना, इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है X एक्सिस के ऊपर है, रिसीप्ट है जो वो Y एक्सिस के ऊपर है, AS है जो हमारी ये रही AS, ये यहाँ 0 से शुरू हो रही है, O से शुरू हो रही है, तो ये हमारी एग्रीगेट क्या है, सप्लाई है, ऊपर जाके वर्टिकल हो जाती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ओके, तो जो AD है, AD इज अवर एग्रीगेट डिमांड, ये रही एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो पॉइंट E
दोनों पॉइंट ई के ऊपर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन करने में हेल्प कर रहा है कि इतना एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, सपोज करो अगर सप्लाई जो है, सपोजिंग एग्रीगेट सप्लाई इज एन इक्वल टू ए एन, जो सप्लाई है वो हमारी ए एन है, जो सप्लाई है वो हमारी ये रही ए एन। ओके, इन दिस सिचुएशन ओ एन इज अ नंबर ऑफ लेबरर विल गेट द एम्प्लॉयमेंट, इतने नंबर ऑफ लेबर है वो एम्प्लॉयमेंट लेंगे। ठीक है, तो एट अ ओ एन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कितनी है हमारी, एग्रीगेट डिमांड है हमारी एन डी। अगर हम डिमांड कर्व को देखें तो ये रही हमारी, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इन दिस वे बाय employing O a number of labor entrepreneur will receive ND, ND मतलब अमाउंट ऑफ मनी, और उसने स्पेंड कितना किया है, ON। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी जो लाइन है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ND वो रिसीव कर रहा है, सप्लाई जो उसने खर्चा किया है यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है बीच में, ये जो डिफरेंस आया बीच में, ये उसके क्या है, ये उसके सरप्लस प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, ए एन ज़्यादा ही खिचड़ी होगी, एक सेकंड वेट करो। अब देखो क्लियर हो रहा होगा। अब देखो उसने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड हमारी कितनी है, एन डी। ठीक है, तो ओ एन उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लगाए हैं, लेबर लगाए हैं, तो एंटरप्रेन्योर रिसीव कितनी कर रहा है, एन डी। उसको इनकम कितनी हो रही है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट कितनी उसकी, एन डी, ये रही। ठीक है, क्लियर होगा। चलो अब उसने खर्चा कितना किया है, ए एन, ये रही उसकी कॉस्ट, ए एन खर्चा किया है। तो जो ए डी है, ए डी जो डिफरेंस आया है वो उसकी क्या है, सरप्लस है। इसका मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ज़्यादा पैसे रिसीव कर रहा है जितने उसने एक्सपेक्ट किए थे, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिसीव कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लेबर को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, वो नंबर ऑफ लेबर्स लगाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लगाएगा। तो इस तरह से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे एट अ पॉइंट ई। आगे की ओर जाएंगे ना, आगे की ओर जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे पहुंच जाएंगे। इन दिस सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गई। ऑपोजिट चलो, अगर वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगा देता है, इससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगा देता है, तो उसकी जो डिमांड है वो कम रह जाएगी। देखो पॉइंट सी के ऊपर दिख रही है आपको, और जो सप्लाई है वो बी के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो फिर उसको दोबारा से पीछे आना पड़ेगा, तो वो रीस्टैब्लिश कर जाएगा अपनी सिचुएशन को। ठीक है, तो इन शॉर्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू केन्स इज डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। एम्प्लॉयमेंट के लेवल को हम इफेक्टिव डिमांड के साथ डिटर्मिन कर सकते हैं। सो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, इफेक्टिव डिमांड के बारे में आपने जाना कि क्या होता है। अब देखते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड। डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो मेन दो डिटर्मिनेंट्स हैं इफेक्टिव डिमांड के, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो डिमांड क्या है केन्स के अकॉर्डिंग, डिमांड रेफर्स टू द एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर है वो है। और सप्लाई क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो भी आउटपुट है उनकी वैल्यू एट एनी गिवन टाइम और अ नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम भी कह सकते हैं सप्लाई को। ठीक है, तो इट विल बी एडवांटेज टू नो, चलो ये छोड़ो, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है हमें कि एग्रीगेट डिमांड और सिंपल डिमांड में क्या डिफरेंस है, और एग्रीगेट सप्लाई और सिंपल सप्लाई में क्या फ़र्क है।
तो एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो मैक्रो लेवल पर लगती है। एग्रीगेट जब वर्ड यूज हो गया तो हम पूरे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम इन टोटल बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ मनी विच द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी will spend on buying the goods produced at a given level of employment। given level of employment के ऊपर जो goods produced हुई हैं, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ मनी विच द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी विल स्पेंड ऑन बाइंग द गुड्स प्रोड्यूस एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक इकोनॉमी में जो लोग स्पेंड कर रहे हैं, मनी को खर्च कर रहे हैं, किस लिए, गुड्स को बाय करने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए, जो कि बनाई गई हैं एट द डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जो प्रोड्यूस करी गई हैं, उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो वो खर्चा कर रहा है, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमीज में अगर हम खाली डिमांड की बात करें तो वो क्या है, वहाँ पर अमाउंट ऑफ गुड विच द पीपल विल बाय एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम। प्राइस और टाइम, उस टाइम पे, उस समय पे और उस प्राइस के ऊपर जब वो गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको हम डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द एंटरप्रेन्योर okay in the economy will spend on producing the goods at a given level of employment। in other words aggregate supply equal to the value of a national output। जो national output होगा वो किसके इक्वल होगा, एग्रीगेट सप्लाई के होगा। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड विच द सेलर आर प्रिपेयर टू सेल, जो सेलर हैं वो प्रिपेयर्ड हैं एट अ गिवन टाइम, गिवन प्राइस के ऊपर सेल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। सिंपल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्लियर होगा। तो आगे बात कर रहे हैं इसके इफेक्टिव डिमांड के डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड को जानना जरूरी है, इसके साथ रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। तो प्राइस क्या है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस वो प्राइस है टू द टोटल सेल प्रोसीड दैट ऑल द एंटरप्रेन्योर ऑफ एन इकोनॉमी डू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द गिवन नंबर ऑफ लेबर्स। जो उन्होंने नंबर ऑफ लेबर्स लगाई हैं, एंटरप्रेन्योर्स ने जो नंबर ऑफ लेबर्स के ऊपर जो आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसके बदले में जब वो सेल होगी, सेल के बाद वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेटेड डिमांड प्राइस। एग्रीगेट डिमांड प्राइस रेफर्स टू द टोटल सेल प्रोसीड, टोटल सेल प्रोसीड कह सकते हैं कि कितने की सेल हुई, जो कि एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने इतना प्रोड्यूस किया है, इतने नंबर ऑफ लेबर्स लगा के, तो हमें बदले में कितना मिलना चाहिए, वो कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वो बन जाता है हमारा एग्रीगेट प्राइस। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस एट एनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द एंटरप्रेन्योर इन एन इकोनॉमी टेकन टुगेदर really do expect that they will receive if they sell the output produced by the given number of men। जो उन्होंने नंबर ऑफ लेबर्स लगाए हैं, उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है, उसको सेल करने के बाद सबको कितना पैसा मिलेगा, कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बन जाती है हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो प्राइस है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या होगा, डिफरेंट होगा। द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेक्टेड रिसीप्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल। तो जो इनके बीच में, एम्प्लॉयमेंट के बीच में और जो उनकी एक्सपेक्टेड रिसीप्ट है या कह लो प्राइस है, उनको हम जब टेबल में, शेड्यूल में एक्सप्रेस करते हैं, तो उस शेड्यूल को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज द शेड्यूल ऑफ द वेरियस अमाउंट्स ऑफ मनी
अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी है जो कि एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमी में एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ देयर आउटपुट एट वेरिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग लेवल के ऊपर, लेवल कौन सा, अलग अलग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी कितनी सेल हो जाएगी और उसको बदले में कितना मिलेगा। ठीक है, देखो ये आपको टेबल दिया गया है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का। जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है, 100। कहने का मतलब जब किसी के पास जॉब नहीं है, जब 0 है, तभी भी वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है, एटलीस्ट 100 करोड़ आपको मिलने वाला है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10 लाख हुआ तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, 360, 20 420, 30 480, 40 540 एंड 50 600। 50 है, अगेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगा और जो डिमांड प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 640 पे, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये जो इंडिकेट करता है, क्या करता है कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इज अ 0, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 आपको बताया है, तो एग्रीगेट डिमांड वहाँ पे कितनी है, 100 करोड़ है। इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयड लेबरर जो है आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू स्पेंड एटलीस्ट 100 करोड़ ऑन देयर कंजम्पशन। तभी भी कुछ ना कुछ वो खर्चा करेंगे, कर रहे हैं, तो 100 करोड़ का उनका खर्चा है। उसके बाद जैसे जैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। एग्रीगेट डिमांड में दोनों आ जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। तो ये जो टेबल है बेस्ड है इस अजम्पशन के ऊपर कि हर एक जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन्वेस्ट करेगी 60 करोड़ being made and the consumer spend 1/2 of the increase in their income on consumption। जितना भी उनको उनकी इनकम में इंक्रीज होगा उसका वो 1/2 है जो वो कंजम्पशन के ऊपर इंक्रीज करेंगे, उसके साथ उनका खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमें टेबल बताता है एज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गोज ऑन इंक्रीजेज, जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, बट रीचिंग फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू बी स्टेबल हो जाती है, क्योंकि ऑर्डिनरली एग्रीगेट डिमांड डज नॉट इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन इनकम और एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज होता है, जितना इंक्रीज होता है उसका मतलब ये नहीं कि एग्रीगेट डिमांड में भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड जो एग्रीगेट डिमांड है वो फंक्शन है किसका, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम होगी, तभी तो वो खर्चा करेंगे ना, तभी तो वो डिमांड करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड किसका फंक्शन है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। देखो, एग्रीगेट डिमांड प्राइस का मतलब है प्रोड्यूसर की मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द सेल ऑफ देयर आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, कितना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और जो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है वो क्या है, प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशंस ही हैं, कॉरेस्पॉन्ड टू द वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग लेवल के ऊपर। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। प्राइस में हम स्पेसिफिक लेवल की बात करते हैं और शेड्यूल में हम वेरियस लेवल की बात करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को ही एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व एक्सप्रेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में, प्राइस और एम्प्लॉयमेंट के बीच में करती है। ये इनिशियली ओ एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने एक्सपेक्टेड रिसिप्ट दिए हैं। तो क्या दिखा रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है जो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, रिसिप्ट है जो वो वाई एक्सिस के ऊपर है, जो एडी है वो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये स्लो करती है अपवर्ड को, अपवर्ड टू द राइट,
राइट की ओर जाती है, जो ये शो करती है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। ये शो करती है कि अगर एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होगा तो उसके साथ एग्रीगेट डिमांड में भी इंक्रीज होगा। एक्सपेक्टेड रिसीप्ट किसके साथ रिलेटेड है? एग्रीगेट डिमांड के साथ लिंक्ड है ये, तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो गई। तो जो 2A फिगर में आपको बताई गई है, ये कब स्टार्टिंग से नहीं शुरू होती है, नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन से नहीं हो रही है, बट ऊपर से हो रही है। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब जीरो है तभी भी कुछ ना कुछ तो लोग खर्चा करते ही हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर जो है इफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन इनकम, अगर फुली ये इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है तो इनकम जीरो है तो खर्चा भी वहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। उस केस में हम जो है हमारी एडी है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अकॉर्डिंग टू केन्स, टू मेन डिटर्मिनेंट्स, केन्स ने इसको दो ही डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, दैट इज कंजम्पशन एंड इनकम। लेकिन केन्स के बाद जो आए थे उन्होंने, जैसे हमने क्रिटिसिज्म में भी पढ़ा था केन्सियन थ्योरी की, उन्होंने 4 मॉडल दिया है, 4 सेक्टर मॉडल दिया है, कंजम्पशन प्लस इनकम प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में भी 2 आ जाते हैं, जैसे सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। चलो देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, aggregate supply price refers to the minimum amount of money which all the entrepreneur have to spend in order to produce the output at given level of employment। ध्यान से सुनना, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है जो कि सारे के सारे एंटरप्रेन्योर को स्पेंड करनी है, किस लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रोडक्शन करने के लिए उनको स्पेंड करनी है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरे शब्दों में कहे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। प्राइस के बारे में बात करें कि प्राइस क्या है, प्राइस ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अनलेस द एंटरप्रेन्योर गेट एटलीस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट दे विल नॉट लाइक टू प्रोड्यूस द गुड्स। जब तक एंटरप्रेन्योर को कम से कम ये कॉस्ट पूरी नहीं हो जाती तब तक वो प्रोड्यूस करने की इच्छा नहीं करेगा, प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो कम से कम जो उसने खर्चा किया वो तो उसको मिलना चाहिए, ठीक है, जो उसके एफर्ट्स हैं, जो उसने कॉस्ट लगाई है। सरप्लस की बात तो बाद में करते हैं ना, पहले कॉस्ट तो पूरी हो तो वो तो उसको मिलना चाहिए, अगर नहीं होगी तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है रेफर्स टू द मिनिमम सेल प्रोसीड विच ऑल द एंटरप्रेन्योर मस्ट गेट बाय सेलिंग अ गिवन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस रेफर्स क्या करता है कि मिनिमम सेल, कम से कम होने वाली सेल जो एंटरप्रेन्योर को मिलनी चाहिए, कहाँ से मिलनी चाहिए? बेचने से। जो उसने गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रोडक्शन करी है उस प्रोडक्शन को सेल करके मिलनी चाहिए उसको, ठीक है, तो वो होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। At any given level of employment of labor, aggregate supply is the total amount of money, total amount of money है जो कि सारे के सारे एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी में लेते हैं, इकट्ठे लेते हैं। मस्ट एक्सपेक्ट टू रिसीव, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उनको इतना मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने नंबर ऑफ लेबर्स वगैरह लगाए हैं वो उनके लिए वर्थवाइल तभी होगा काम करना सारा जब उनको ये मिनिमम अमाउंट है जो वो मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एक एक डेफिनेशन काफ़ी है। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल उसी तरह से टेबल में बताया गया है। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, इसको सप्लाई फंक्शन भी बोलते हैं, is a schedule of various amounts of money which all the entrepreneur in an economy must receive from the sale of the output at varying level of employment। अलग अलग लेवल के ऊपर जो इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर्स को मिलना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। वेरियस अमाउंट्स ऑफ मनी, अलग अलग अमाउंट जो अलग अलग लेवल पे उसको मिलनी चाहिए, इसी को हम सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं।
ये देखो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है तो वहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस भी क्या है 0। जब किसी ने एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रखी तो सप्लाई भी क्या होगी फिर 0 होगी। तो सप्लाई प्राइस, जब किसी ने खर्चा ही नहीं किया तो उनका जो प्राइस है वो भी क्या होगा 0 होगा। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। Table 2 shows that the level of employment increases, aggregate supply also increases। लेवल है जो एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे पहुंचने के बाद यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, बट एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। किस में चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं होगा, तो सप्लाई प्राइस है जो वो क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। In the above table, increase in employment by the given number of is accompanied with the increase in number of supply by the given amount। एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो रहा है उसके साथ एग्रीगेट सप्लाई में भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है उसी अमाउंट के साथ। जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है 0 है। अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ 10 लाख तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी 120 करोड़। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस टू 20 लाख। अगर एम्प्लॉयमेंट 20 लाख हो जाती है डबल देन बिफोर, पहले से डबल हो जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी 240 होगी, पहले से डबल हो गई। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है फंक्शन है किसका एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही किसका फंक्शन है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। जो एग्रीगेट डिमांड है वहाँ पे हमने रीड किया था लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या बता रहे हैं फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेज, विद डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेज। क्योंकि जो प्रोडक्शन है सप्लाई है किसने करनी है एम्प्लॉयमेंट में तो करनी है। अगर डिक्रीज होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। वही सेम चीज़ है, यहाँ पर जो बात करते हैं वो स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बात करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्ड शेड्यूल में हम वेरियस लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल को सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। ये कर्व एक्सप्रेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एएस जो है वो आपको कर्व दिखाई गई है एग्रीगेट सप्लाई की, शोज द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ये जो कर्व है अपवर्ड स्लोप करती है अप टू पॉइंट एफ तक, उसके बाद ये वर्टिकल पैरेलल लाइन हो जाती है एक्स वाई एक्सिस के इक्वल। तो पॉइंट एफ है जो वो हमारा शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट आ चुका है यहाँ पर। एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी इज इन लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पोजीशन एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीजेज इन द सेम प्रपोर्शन। तो वो सेम प्रपोर्शन में अगर ये लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन पे है तो एग्रीगेट जो सप्लाई प्राइस है और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है। दिखाते हैं आपको आगे भी। तो इसी कारण जो हमारी एएस है वो अपवर्ड स्लोप करती है अप टू पॉइंट एफ। अगर पॉइंट एफ के बाद की बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन पहुंच चुकी है तो एएस वहाँ पे क्या हो जाती है वर्टिकल लाइन बन जाती है। ठीक है। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये देखो फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे जाके हुआ, उससे पहले की बात करें तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं। जितना हमारा सप्लाई प्राइस में इंक्रीज हो रहा है उतना ही हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल में इंक्रीज हो रहा है। जितना एम्प्लॉयमेंट लेवल में इंक्रीज हो रहा है उतना ही ये सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। सेम इक्वल प्रोपोर्शन में चलते हैं। उसके बाद ये जो है चेंज हो जाती है। ठीक है।
थ्योरेटिकल पोर्शन टेबल में भी आपको दिखाया कि ये डबल डबल इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बाद एक पोजीशन के बाद ये इक्वली नहीं होती, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, पॉइंट एफ के बाद ये चेंज हो रही है। देखो ये रही, केन्स ने ये इस्टेब्लिश किया रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इनकम एंड द टोटल रिसीव्ड थ्रू द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। दे हैव शोन इनकम इनसाइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं, इनकम को शो किया है, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट इनकम आर इक्वल इन द इकॉनमी। इकॉनमी में इक्वल रहते हैं। तो जितना हमारी ये देखो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट किया है, तो टोटल रिसीप्ट एक्सिस के ऊपर इनकम शो की है और वाई एक्सिस के ऊपर टोटल रिसीप्ट शो करी है। तो एएस है जो हमारी वो एग्रीगेट सप्लाई है, ये सिचुएशन है इक्वल डिस्टेंस की। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि हर एक पॉइंट से इक्वल है। इनकम और रिसीप्ट 100 100 200 200 300 300। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस पॉइंट ए शो करता है इफ एग्रीगेट इनकम इज 100 करोड़ देन एग्रीगेट रिसीप्ट आर ऑल्सो 100 करोड़। तो वहाँ पे 100 करोड़ ही होंगे हमारे रिसीप्ट भी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे बात कर रहे हैं रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में की इम्पोर्टेंस क्या है। तो केन्जियन जो थ्योरी है, केन्स ने अपनी थ्योरी में एम्प्लॉयमेंट को, कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो केन्स इन हिज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू एग्रीगेट डिमांड। उसने एग्रीगेट डिमांड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है देन द एग्रीगेट सप्लाई। Keynes assumed aggregate supply to be constant in the short period. उसका मानना है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो शॉर्ट पीरियड में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो चेंज आना है एग्रीगेट सप्लाई में वो किसके द्वारा आना है, किससे इन्फ्लुएंस होता है, वो बाय कैपिटल होता है, बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है और टेक्निकल फैक्टर्स के कारण इन्फ्लुएंस होता है। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन तीनों फैक्टर्स को शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सकें। तो केन्स का ओपिनियन है कि अंडर द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन इन द इकॉनमी, अगर इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट है और डिप्रेशन है, तो अगर हम ये करते भी हैं, इफ़ अटेम्प्ट्स आर मेड टू लोअर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग द टेक्निकल रिफॉर्म्स, अगर हम टेक्निकली चेंजेस करते भी हैं तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट की जगह किसने ले ली, टेक्निक्स ने ले ली। तो वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट देयर माइट बी डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, जस्ट अ वेट। In a short period, changes are possible in the aggregate demand alone. शॉर्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हम एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस कर सकते हैं। केन्स के अकॉर्डिंग, केन्स ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए किसको दी है, एग्रीगेट डिमांड को दिया है। मैनी इकोनॉमिक्स रिगार्ड द केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। उन्होंने केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी ही माना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीगेट सप्लाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है इज रीच एनी इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड्स टू राइज इन द प्राइसेस। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज होंगे। तो इस सिचुएशन में चेंज इन सप्लाई में प्रूव हेल्पफुल इन लोअरिंग द प्राइसेस। तो अगर हम सप्लाई में चेंजेस करते हैं तो वो हमारी हेल्प कर सकता है कि प्राइसेस को लोअर किया जाए। तो केन्स के अकॉर्डिंग ऐसा शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी है, एग्रीगेट डिमांड को दी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो आगे बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड की डिटर्मिनेशन कैसे होती है।
कहाँ गया, ये रहा। इफ़ेक्टिव डिमांड की डिटर्मिनेशन कैसे होती है? तो इफ़ेक्टिव डिमांड डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर। पहला एग्रीगेट डिमांड प्राइस और दूसरा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, दोनों प्राइसेस के ऊपर करती है। बोथ दीज फैक्टर्स टुगेदर डिटर्मिन द इफेक्टिव डिमांड, ये दोनों फैक्टर ही इफेक्टिव डिमांड डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विच एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। तो इस लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे, दैट इफेक्टिव डिमांड इज डिटर्मिन, इसी लेवल पे हम इफेक्टिव डिमांड को डिटर्मिन करते हैं। तो डिटर्मिनेशन देखते हैं कैसे करते हैं। इक्विलिब्रियम देखना हमने कहाँ पे आया, देखो एम्प्लॉयमेंट है पहले 0, तो हमने पहले भी केसेस में डिस्कस किया कि अगर 0 एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होती है, रहती है, 100 करोड़ की एटलीस्ट रहने वाली है। तो सप्लाई क्या होती है? 0। यहाँ पे तो फुली क्या है? डिसइक्विलिब्रियम है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, उसके साथ सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये पुराने वाले टेबल ही है, वही डाटा है। तो देखो आपकी जो इफेक्टिव डिमांड है वो कहाँ पे बनेगी? 50 लाख एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इक्वल है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम को हम, उसी इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर इसके बाद की बात करें तो डिमांड हमारी कम है, सप्लाई हमारी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। ये टेबल हमें बताता है व्हेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ 50 लाख, वही जो बताया आपको 50 लाख है, तो सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या है? 600 करोड़ है। तो ये हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। अंडर द एग्रीगेट डिमांड, अंडर नहीं है, एग्रीगेट डिमांड अंडर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? इफेक्टिव डिमांड होगी। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड टू दिस लेवल, इससे पहले हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन, और इसके बाद की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। बोथ दीज रेफर्स टू द डिसइक्विलिब्रियम, दोनों ही सिचुएशंस क्या है? डिसइक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम कौन सा है? जहाँ पे 50 हमारी एम्प्लॉयमेंट है और 600 करोड़ सप्लाई है, 600 करोड़ डिमांड है। ठीक है, तो वो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो देखते हैं डायग्रामेटिकली, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर इन्होंने क्या दिया है? एम्प्लॉयमेंट दिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर एक्सपेक्टेड रिसीप्ट दिए हैं। ए डी इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड ए एस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ई। इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारा एग्रीगेट डिमांड एट पॉइंट ई विल बी कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? ओ क्यू, ओ क्यू है। एक्सपेक्टेड रिसीप्ट कितनी है? ओ पी, ये वाली ओ पी। इफ़ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन ओ क्यू, अगर हम ओ क्यू से लेस रखते हैं हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान के चलो कि ओ क्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? विल अल्टीमेटली इंक्रीज टू ओ क्यू। रुको, क्यों होगी? क्योंकि वो अपने आप ओ क्यू पे पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि ओ क्यू 1 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस है ओ पी बन रहा है। ये देखो, ये सप्लाई है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। सप्लाई और डिमांड को देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं इसकी OP2 की। प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, सप्लाई जो कर्व है वो टच कर रही है OP1 पे, ये जा रही है ना हमारी सप्लाई कर्व, OP1 यहाँ पे टच कर रही है। कलर चेंज करते हैं पेन का, यहाँ पे टच कर रही है। और अगर हम डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिमांड यहाँ पे टच कर रही है,
यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस है OP1 और OP2, ये वाला डिफरेंस है जो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, लार्ज प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा सारे प्रॉफिट्स उसको मिल रहे हैं वो इंड्यूस होगा यहाँ से कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड तो फिर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट OQ1 से कितना हो गया, OQ पे हो गया। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो अगर हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है OQ2 होता है तो इस लेवल पे हमारी एग्रीगेट डिमांड प्राइस है वो लेस है। डिमांड देखो, डिमांड लेस है किसके कंपैरिजन, सप्लाई के कंपैरिजन। जहाँ पे जो टच कर रहे हैं ना वही वाले उसके प्राइसेस की बात कर रहे हैं OQ2 पे, ठीक है। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस है वो लेस है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के। इसका मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो तो अपनी कॉस्ट भी नहीं पूरी कर पा रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं पूरी कर पा रहा, तो उसको अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। कॉज क्या होगा, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट होगा। तो वो OQ2 से ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुँच जाएंगे, OQ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी है इफेक्टिव डिमांड डिटरमिन होती है अंडर द इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, because in this situation as is clear from point E aggregate demand is equal to aggregate supply। point E पे aggregate demand और aggregate supply जो है वो equal हो जाते हैं। I hope यहाँ तक आपको clear होगा। आगे बात कर रहे हैं equilibrium not necessarily at full employment। जरूरी नहीं है कि equilibrium आपको full employment पर ही मिले, उससे पहले भी मिल सकता है, उसके बाद भी मिल सकता है, मतलब तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम बनता है, ये हमें पता चला इस डिस्कशन से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम आ गया तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। It does not mean that full employment is necessary under the equilibrium situation, कि अगर इक्विलिब्रियम मिल गया है तो इसका मतलब यहाँ पे जो फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अंडर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ओवर हो। तो फिगर 6 में आपको बताया गया है AS इज द सप्लाई कर्व एंड AD इज द डिमांड कर्व। AD एक नहीं ली यहाँ पे, AD उन्होंने 3 ली है, AD1 AD2 डिफरेंट लेवल डिफरेंट एग्रीगेट डिमांड कर्व उन्होंने ली है। अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी AD है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या है, E है। यहाँ पे समझो, अगर हमारी AD है ये वाली है तो सप्लाई कर्व हमारी ये जा रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट E है। तो ये क्या है, इट सिग्निफाइज अ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट बाकी है, ठीक है। तो इन दिस केस एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E एंड द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ OQ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। OQ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। इस सिचुएशन में OQ1 है जो नंबर ऑफ लेबरर है आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। हमारे पास अभी भी इतने जो वर्कर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट ही लेके आएगा, वो पहले भी आ सकता है। इट मीन्स दैट इन दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन देयर इज नो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर से पहले ही हमें मिल चुका है। तो इकोनॉमी विल हैव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन, कब होगी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में, जब OQ1 मतलब सारे के सारे नंबर ऑफ लेबर्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो वो हमारी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनको लेबर्स को मिल जाए। तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारी जो डिमांड कर्व है वो AD ना होकर AD1 हो। ये वाली हमने पहले ली थी ना, ये ना होके AD1 हो, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इसी लेवल के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगे सप्लाई और डिमांड, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं।
चलो, तो इक्विलिब्रियम लेवल हमारा क्या होगा, अब E1 होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और इक्विलिब्रियम भी है। इन दिस केस एट पॉइंट E1 OQ1 full employment equilibrium will be established and the factors of production including the laborers will be fully utilized। हमने fully utilize उनको कर लिया। अगर डिमांड कब इंक्रीज हो जाती है, अब AD1 से AD2 हो जाती है, ऊपर चली जाती है, तो न्यू इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, E2 बनेगा। ठीक है, विल इंडिकेट द ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया। इन दिस सिचुएशन नीदर एम्प्लॉयमेंट नोर आउटपुट इंक्रीजेज, ना ही तो हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं ना ही आउटपुट इंक्रीज होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस दैट इंक्रीजेज ड्यू टू इन्फ्लेशन, सप्लाई प्राइसेस इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हम कह सकते हैं जो इकॉनमी है वो अचीव कर लेती है इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एट लेवल्स दैट रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयमेंट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात नहीं कर सकते, सारी अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, नॉट वन लेवल इज इनहेरेंटली मोर नॉर्मल देन एनी अदर लेवल। तो ये डिपेंड करता है रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग एट गिवन टाइम इंटरवल बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई और ठीक है, चलो, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं इससे जो हमने डिस्कशन करी है। जैसे इक्विलिब्रियम नीड नॉट टू बी कंसाइल्ड विद द फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में मिले, ये पॉसिबल है कि ये लेस एंड फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हमें मिल सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड रिप्रोड्यूस द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इक्विलिब्रियम इज फाउंड और फाइंड ओनली अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो जो उन्होंने अजम्पशन ली थी इसने इसको कैंसिल कर दिया है, ख़त्म कर दिया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली वर्ड लगा दिया था ना उन्होंने कि ओनली फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही मिलेगा इक्विलिब्रियम, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये पहले भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज कंसर्न्ड ओनली विद द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल है ये सिर्फ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कंसर्न है, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर नहीं करता है। तो इक्विलिब्रियम जो है इंडिकेटेड बाय इफेक्टिव डिमांड इज ओनली अ टेम्परेरी इक्विलिब्रियम। ये इफेक्टिव डिमांड जो इक्विलिब्रियम हमें देती है वो सिर्फ टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, इट चेंजेस, ये इक्विलिब्रियम चेंज होगा कैसे, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने के कारण। अभी हमने भी 3-3 कर्व लेके देखी ना, पहले AD1 AD2, तो ये चेंज हो जाता है इक्विलिब्रियम, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा गाइस। तो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था इफेक्टिव डिमांड का वो हमने कवर कर लिया है। तो चलिए छोटा सा टॉपिक रह गया है वो भी ख़त्म कर लें, इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है इफेक्टिव डिमांड, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है देख लेते हैं। कौन कौन से हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट्स। डिस्कार्डिंग द सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है कि सप्लाई जो है हमेशा डिमांड के इक्वल रहेगी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड डिस्कार्ड्स द सेज लॉ ऑफ मार्केट। स्टडी ऑफ इफेक्टिव डिमांड हमें ये बताती है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट विद इंक्रीज इन इनकम, बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, बट इंटायर इनकम इज नॉट इनकम स्पेंट। इंक्रीज इन इनकम इज़ नॉट स्पेंट। जितनी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी स्पेंड कर दी जाती है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो सेव हुई इनकम है, जो हमने सेव करके रखी है, वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट की जाए, वो सारी की सारी इन्वेस्ट ही की जाए। तो हमेशा डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, सप्लाई हमेशा डिमांड के इक्वल नहीं रहेगी, इसमें डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, जैसा सेज लॉ में क्या बताया था कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, जितना भी उन लोगों के पास पैसा होगा वो सारा का सारा या तो खर्चा करेंगे या सेव करेंगे, जो सेव करेंगे उसको भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा खर्चा करें और यहाँ जो उन्होंने सेव किया है वो सारा का सारा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है रिफ्यूटिंग ऑफ पिगूस थ्योरी ऑफ वेजेस। रिफ्यूटिंग मीन्स प्रूव टू बी रॉन्ग और फॉल्स।
पिगू की थ्योरी ऑफ वेजेस को इन्होंने क्या किया, रॉन्ग प्रूव किया। पिगू ने क्या कहा था अपनी थ्योरी ऑफ वेजेस में, रिडक्शन इन मनी वेज कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी वर्कर के मनी वेज को कम करते हो, आप सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि अगर मनी वेज कम होंगी तो प्रोड्यूसर जो है लेबर की डिमांड को इंक्रीज करेगा, लेकिन मनी वेजेस में रिडक्शन करने के कारण उनके इनकम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनकम इफेक्ट होगी तो उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इफेक्ट होंगे, तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड रिड्यूस होगी और एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी। ठीक है, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी इकॉनमी में तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अचीव द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारा इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये अंडरलाइन करता है इन्वेस्टमेंट का, कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट का होना कितना ज़रूरी है। ये थ्योरी हमें बताती है गैप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी है उसको सिर्फ और सिर्फ किससे फिल किया जा सकता है, फिल्ड बाय द इन्वेस्टमेंट टू स्टेबलाइज द सिस्टम एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को लेके जाने के लिए इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। देखो पैराडॉक्स क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ही चीज़ के ऊपर दो चीज़ों के बारे में बात करें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, जो भी हमने प्रिंसिपल्स, जो भी अजम्पशंस हमने बनाई हैं वो फेल हो जाती हैं या ओपोजिट चलती है। ठीक है, जैसे हमने गिफन पैराडॉक्स में पढ़ा था, है ना। तो जो हमने पहले कह दिया है वो किसी किसी केसेस में अगर अप्लाई ना हो तो वो पैराडॉक्स बन जाता है। तो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी में क्या बताया गया आपको कि कुछ को रिच कंट्रीज़ हैं जिनके पास इतना रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वहाँ पे पॉवर्टी का पैराडॉक्स है। ठीक है, अ स्ट्रेंज पैराडॉक्स इज सीन इन द डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। ये जो कंट्री है यहाँ पर जो है खतरा रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का विद इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट। इनकम के में इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट का डेंजर रहता है। केन्स का क्या ओपिनियन है, जितनी ज़्यादा रिचर कम्युनिटी होगी ऑब्वियस है कि वहाँ पे डिफेक्ट भी ज़्यादा होंगे। तो जो रीज़न है इसके पीछे में, रिच कंट्रीज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर टेंड्स टू लैग बिहाइंड इंक्रीज इन इनकम। उनकी इनकम में इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होगा, नीड्स उनकी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर वो हमारी जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं प्रपोर्शन इन विच द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, जितनी प्रपोर्शन में प्रोडक्शन इंक्रीज होती है वहाँ पर डिमांड उतनी इंक्रीज नहीं होती, सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती, तो इफ़ेक्टिव डिमांड वहाँ पे क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। इनकम ज़्यादा होने के कारण लोगों की ज़रूरतें जल्दी पूरी हो जाती हैं। जब मेरे पास ज़रूरत का सारा सामान है तो मैं दोबारा उन चीज़ों की डिमांड क्यों करूँगी, नहीं करूँगी। तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है उतनी सेम प्रपोर्शन में डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती है। तो रिज़ल्ट क्या होता है, प्रॉब्लम होती है वहाँ पर ओवर प्रोडक्शन की और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट के डेंजर की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। It is through the principle of effective demand that the level of employment can be ascertained. इफेक्टिव डिमांड से हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो असरटेन कर सकते हैं। अगर इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, एंड अगर डेफिशिएंसी होगी इफेक्टिव डिमांड में तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो इफेक्टिव डिमांड की थ्योरी है प्रूव दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम may be possible even in case of equilibrium position। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉसिबल है। अभी हमने लास्ट वाले में किया ना डिस्कस। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो नॉर्मल फीचर है किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। केन्स का जो कॉन्सेप्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो इसी इफेक्टिव डिमांड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड है इज़ अ यूनिक एंड फंडामेंटल थ्योरी ऑफ केन्स। यूनिक एंड फंडामेंटल थ्योरी है केन्स की। हर एक थ्योरी के अपने अपने कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, तो हैजलिट ने इसे क्रिटिसाइज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, इफेक्टिव डिमांड ऐसे बोल दिया, कह रहे हैं उन्होंने डाउटफुल है, ये मीनिंगलेस है। डिमांड के साथ, डिमांड से पहले आपने वर्ड एक एडजेक्टिव यूज़ कर दिया इफेक्टिव, जो कि डाउटफुल है। यूज़ द टर्म इफेक्टिव एज अ प्रीफिक्स्ड टर्म है हमारी डिमांड, जो कि मीनिंगलेस है, डाउटफुल है कि ये इफेक्टिव डिमांड है क्या। डिमांड इज़ इफेक्टिव बाय डेफिनेशन। डिमांड अपने आप में ही इफेक्टिव है, क्योंकि अगर डिमांड इफेक्टिव ना होती तो वो डिमांड ही ना होती, वो सिंपली एक डिज़ायर होती। तो यूज़ ऑफ टर्म इफेक्टिव बिफोर द डिमांड रेंडर्स द स्टडी ऑफ डिमांड कम्प्लेक्स। डिमांड को ही उन्होंने कम्प्लेक्स बना दिया, ये अननेसेसरी एडजेक्टिव लगा दिया उन्होंने। हमें तो समझ में नहीं आया भैया कि इफेक्टिव डिमांड आखिर होती क्या है। अगर ये इफेक्टिव नहीं होती तो ये डिमांड होती ही नहीं, तो आप इसको नया टर्म क्यों दे रहे हो, नई डेफिनेशन क्यों दे रहे हो। केन्स के अकॉर्डिंग क्या है, इफेक्टिव डिमांड जो डिटर्मिन की जाती है एट अ पॉइंट जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के। तो केन्स का ओपिनियन है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रिसीप्ट ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योर। सारे के सारे एंटरप्रेन्योर की एक्सपेक्टेड रिसीप्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इट मीन्स दैट इफेक्टिव डिमांड इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेड डिमांड। इफेक्टिव डिमांड को एक्सपेक्टेड डिमांड भी कहेंगे, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट कह लो, एक्सपेक्टेड डिमांड कह लो। अगर ये मेरली एक्सपेक्टेड हैं तो इट कैन हार्डली बी कॉल्ड इफेक्टिव। अगर ये एक्सपेक्टेड हैं तो इसको इफेक्टिव कहना मुश्किल है, ठीक है। हैजलिट ने ये बोला है। तो केन्स ने इस्टेब्लिश किया डिफाइंड एंड कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्टिव डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो क्रिटिक्स थे उनका ओपिनियन है देयर इज़ नो कंप्लीट एंड डिफाइंड रिलेशनशिप अमंग दीज फैक्टर्स। इनके बीच में कोई भी पूरा रिलेशन है ही नहीं, बिकॉज जो इनकम है एंटरप्रेन्योर की वो डिपेंड खाली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर की खुद की एफिशिएंसी, ठीक है, उसने अपने लेबर से काम करवाना है, रॉ मटेरियल कैसा है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो खाली एम्प्लॉयमेंट के साथ आप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज। अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज में ये चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि इन इकॉनमीज में इंक्रीज नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट अगर एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होगा तो। रैदर देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल अलोन। डिमांड के बढ़ने के कारण एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज नहीं होगा, बस प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, और भी बहुत कुछ है प्रोडक्शन के लिए। खाली आपको एम्प्लॉयमेंट तो नहीं चाहिए, ये तो है नहीं कि डिमांड बढ़ी है तो चलो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो। आपको बाकी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसी कंट्री का अच्छा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पर खाली एम्प्लॉयमेंट क्या कर लेगी, नहीं कर सकती कुछ भी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, कहाँ पे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ऐसा नहीं है कि साथ के साथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो थ्योरी जो है वैलिड है, हम कहते हैं वैलिड है, लेकिन कहाँ पर, डेवलप्ड इकॉनमीज में। तो केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट की, केन्जियन थ्योरी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड्स ओनली एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। इसने इग्नोर किया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एंड नेट एक्सपोर्ट को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि केन्स ने बहुत ज़्यादा टर्म्स जो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं उन्हीं को यूज़ किया है, ठीक है। तो चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल हुई होगी आपको। तो मैंने एक ही क्लास में ये कंप्लीट करवा दिया है। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, ठीक है। एटलीस्ट लाइक
शेयर एंड कमेंट तो आप कर ही सकते हो गुरु दक्षिणा में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।